हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल। इस सेशन में हम लोग केवीएस पीजीटी इंग्लिश के एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन काफी डिटेल रहने वाली है, सो दैट अपकमिंग एग्जाम्स में इनसे रिलेटेड नए क्वेश्चंस अगर बनते हैं तो आप लोग उनको सॉल्व कर पाओ। चलिए बिना किसी देरी के सेशन स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज द रेज्यूमे दैट इज अटैच्ड टू अ जॉब एप्लीकेशन शुड बी। जो रेज्यूमे आप किसी जॉब एप्लीकेशन के साथ अटैच करते हैं उसके फीचर्स के बारे में इसमें पूछा गया है। देखो, जॉब एप्लीकेशन जो है इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ फॉर्मल लेटर। जॉब एप्लीकेशन एक फॉर्मल लेटर का एक टाइप है, और फॉर्मल लेटर में अगर आप लोग अगर कोई भी रेज्यूमे अटैच करते हैं तो उसका जो टोन या उसकी राइटिंग स्टाइल जो है दैट शुड ऑल्सो बी अ फॉर्मल वन। उसकी भी राइटिंग स्टाइल फॉर्मल होनी जरूरी है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन ही इनफॉर्मल दिया हुआ है, जो कि इनकरेक्ट है। इसकी जो राइटिंग स्टाइल जो होती है वो फॉर्मल होना मैंडेटरी है। परसुएसिव इसका आंसर हो सकता है। परसुएसिव का मीनिंग हुआ कि राइटिंग स्टाइल इस तरह की है जिसमें आपका टारगेट, आपका ऑब्जेक्टिव जो है वो आप अचीव कर पाए। और इंफॉर्मेटिव दैट प्रोवाइड्स अ काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन टू योर रिसीवर, जिसके थ्रू आप अपने रिसीवर तक कोई ना कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा पाओ। बिल्कुल, यहां पर बी और सी तो करेक्ट ऑप्शन है, ए गलत है, तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। रेज्यूमे जो है दैट शुड बी फॉर्मल, दैट शुड बी पर्सुएसिव एंड दैट शुड बी इंफॉर्मेटिव। तो इसका करेक्ट आंसर हुआ बी। फिर दिया हुआ है कि द प्रोसेस ऑफ आर्टिकल राइटिंग एन आर्टिकल पासेस थ्रू द फॉलोइंग स्टेजेस इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। आपको यहाँ पर आर्टिकल राइटिंग के प्रोसेस के बारे में पूछा हुआ है। लेट्स सपोज किसी भी टॉपिक के ऊपर आपको जब आर्टिकल लिखना हो, कोई भी उस पर कुछ कंटेंट लिखना हो, तो फर्स्ट करते हैं क्या, यू नीड टू फाइंड आउट अ टॉपिक। आपको उस आर्टिकल के लिए टॉपिक टाइटल आपको ढूंढने की जरूरत होती है। जैसे मुझे इलेक्शन से संबंधित अगर कोई टॉपिक पर आर्टिकल लिखना है तो मैं पहले क्या करूंगा, मैं एक टाइटल लूंगा। तो यहां पर देखो, अगर हम ऑर्डर की बात करते हैं तो देखो, ऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइज क्यों, जब हम टॉपिक को एक्सप्लोर करेंगे, एक्सप्लोर करने के बाद ऑर्गेनाइज होता है, तो ए तो हो ही नहीं सकता। सबसे पहले टॉपिक को एक्सप्लोर करेंगे, एक्सप्लोर करने के बाद बिल्कुल हम लोग रिसर्च करेंगे। तो डेटा हमें चाहिए आर्टिकल में लिखने के लिए, करने के लिए, तो उसके ऊपर जो रिसर्च हम लोग करेंगे, रिसर्च करने के बाद जो डेटा हमें मिला उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, और ऑर्गेनाइज करने के बाद एक रफ ड्राफ्ट हम लोग बनाएंगे, और उसके ड्राफ्टिंग के बाद हम लोग उसका रिव्यू करेंगे। इफ देयर नीड्स एनी काइंड ऑफ चेंज, हम लोग उसको चेंज करेंगे। अगर कोई एरर है तो उसका रेक्टिफिकेशन करके एक फाइनल ड्राफ्टिंग हम लोग प्रिपेयर कर लेंगे। तो करेक्ट आंसर यहां पर रहने वाला है बी। आर्टिकल राइटिंग की जो प्रोसेस होती है वो होती है एक्सप्लोर, एक्सप्लोर करने के बाद रिसर्च, रिसर्च करने के बाद ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज करने के बाद ड्राफ्टिंग, और ड्राफ्टिंग करने के बाद रिव्यू। एक्सप्लोर का यहां पर मीनिंग हुआ टू फाइंड आउट समथिंग। आप सबसे पहले टॉपिक का टाइटल आप फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद आप रिसर्च, रिसर्च के बाद ऑर्गेनाइज, फिर ड्राफ्ट और फिर रिव्यू। ऑप्शन बी जो है वो यहां पर, ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट आंसर यहां रहने वाला है। दिया हुआ है नेक्स्ट, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन। देखो, आपके एग्जाम में जो पैसेज आता है उस पैसेज से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं वो फैक्चुअल क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। फैक्चुअल का मीनिंग होता है कि उन क्वेश्चंस के आंसर आपको डायरेक्टली आपको पैसेज के टेक्स्ट में आपको मिल जाता है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि पहले आप लोग क्वेश्चन को पढ़ें। क्वेश्चन को पढ़ने का बेनिफिट क्या होगा, इस टेक्स्ट में जहां तक आप पढ़ेंगे और उसका आंसर अगर मिल जाता है तो आप उस क्वेश्चन को, आंसर को मार्क कर दीजिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप जाएंगे तो जो कंटेंट आपने अभी तक पढ़ा है उससे रिलेटेड कंटेंट में अगर उसका आंसर मिलता है तो आपको याद रहेगा, आप उसका आंसर मार्क कर लेंगे। अदरवाइज आप नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, जहां तक आपने पीछे पढ़ा है उसके आगे वाले पार्ट से आप लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी स्टार्स आर विजिबल इन अ नेचुरल नाइट स्काई। जो एक नेचुरल नाइट स्काई जो होती है, ठीक है, रात उसको स्काई के अंदर जनरली जो स्काई के अंदर हमें कितने मैक्सिमम स्टार्स दिखाई दे सकते हैं। तो 6,000, 3,500, 24,000 एंड 2,000। तो याद दिया हुआ है कि वी आर फेमिलियर विद द टर्म एयर पोल्यूशन एंड नॉइज पोल्यूशन, बट डिड यू एवर हियर ऑफ लाइट पोल्यूशन। जनरली हम लोग एयर पोल्यूशन और नॉइज पोल्यूशन की बात करते हैं, बट यहां पर ये कह रहा है क्या कि यहां पर लाइट पोल्यूशन जैसा भी कुछ एग्जिस्ट करता है। लाइट पोल्यूशन रेफर्स टू द आर्टिफिशियल ब्राइटनेस ऑफ द स्काई एट नाइट।
जो आर्टिफिशियल लाइट होती है, जो ट्रैफिकल रोड लाइट्स होती है, ट्रैफिक लाइट्स होती है, या किसी बिल्डिंग के ऊपर जली हुई जो लाइट्स होती है, उन आर्टिफिशियल लाइट्स की वजह से आसमान में जो एक नेचुरल लाइट स्प्रेड हो रखी होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लाइट पोल्यूशन। In heavily urbanized regions of the world, it no longer ever really gets dark. जो मेट्रोपोलिस होती है, जो बड़ी सिटीज होती है, उसके अंदर कभी अंधेरा होता ही नहीं है, और उस अंधेरे न होने की वजह से आसमान के तारे जो है वो दिखाई देते ही नहीं। In a natural night sky, a person should be able to see nearly 3500 stars. जनरली देखो इसका आंसर मिल गया, नेचुरल नाइट स्काई में हमें 3500 स्टार्स जो है वो हमें यहां दिखाई देते हैं। तो योर करेक्ट आंसर इज 3500। दिया हुआ है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेम 2 डिजीजेस विच मे बी लिंक्ड टू लाइट पोल्यूशन। लाइट पोल्यूशन से होने वाले 2 डिजीजेस के बारे में पूछा गया है। क्या अभी तक जो हमने टेक्स्ट पढ़ा उसमें कहीं पर भी डिजीज के बारे में, बीमारियों का रेफरेंस था क्या? बिल्कुल नहीं। तो हम आगे से, इससे आगे से ही पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बट इन मैनी सिटीज द नंबर ऑफ विजिबल स्टार्स हैज ड्विंडल टू अबाउट अ फ्यू डजन। ड्विंडल का मीनिंग होता है कम होना, डिक्रीज होना। क्या कहा उसने कि भाई आजकल कई सिटीज के अंदर जो स्टार्स दिखाई देने वाले विजिबल स्टार्स है, उनका नंबर बहुत कम हो चुका है। जनरली 3500 स्टार्स दिखाई देते हैं, लेकिन आजकल कुछ डजन्स की संख्या में, कुछ दर्जनों संख्या में दिखाई देते हैं, 50 60 100 तारे ऐसे दिखाई देते हैं। लाइट एट नाइट इज नाउ बीइंग इन्वेस्टिगेटेड एज अ ह्यूमन हेल्थ हैजार्ड। जो आसमान में दिखाई देने वाली जो लाइट है, उससे ह्यूमन बीइंग के जो हेल्थ हैजार्ड्स है वो भी बढ़ते जा रहे हैं, बीमारियां भी बढ़ती जा रही है। अ पॉसिबल कंट्रीब्यूटर टू कैंसर एंड डिप्रेशन। लाइट पोल्यूशन से कैंसर और डिप्रेशन जैसी जो बीमारियां हैं, हेल्थ हैजार्ड जो खतरे, वो आ रहे हैं। तो देखो, कलर ब्लाइंडनेस, कैंसर एंड डिप्रेशन, ऑप्शन बी जो है वो हमें यहाँ पर करेक्ट आंसर के रूप में मिला। तो जहां पर हमने यहां तक पढ़ा, तो ऑप्शन इस लाइन के अंदर हमें मिला कि यहां पर ऑप्शन बी कैंसर एंड डिप्रेशन, ये इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। फिर आया हुआ है देखो कि व्हाट इज लाइट पोल्यूशन। लाइट पोल्यूशन होती क्या है? क्लाउड्स इन द स्काई, डार्कनेस इन द स्काई एट नाइट, ब्राइटनेस ऑफ द स्काई एट नाइट, और स्टार्स इन द स्काई एट नाइट। देखो अभी तक जो पढ़ा उसके थ्रू ही हम आंसर कर सकते हैं कि लाइट पोल्यूशन क्या होती है। हमने क्या देखा, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जो देखो यहां पर दिया हुआ था, यहां पर आ रखा था, लाइट पोल्यूशन रेफर्स टू द आर्टिफिशियल ब्राइटनेस ऑफ द स्काई। आसमान के अंदर जो रोशनी, लाइट स्प्रेड हो रखी होती है, उसको क्या बोलते हैं? लाइट पोल्यूशन। तो क्लाउड्स इन द स्काई नहीं हो सकता, ब्राइटनेस ऑफ द स्काई एट नाइट, ऑप्शन सी जो है वो यहां पर करेक्ट होगा। सॉरी, डार्कनेस इन द स्काई एट नाइट बिल्कुल नहीं हो सकता, स्टार्स इन द स्काई एट नाइट बिल्कुल नहीं हो सकता। करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन 3। नेक्स्ट दिया हुआ है, द ऑथर ऑफ द पैसेज सजेस्ट दैट लाइट पोल्यूशन इज। ऑथर क्या सजेस्ट करता है? लाइट पोल्यूशन क्या है? क्या लाइट पोल्यूशन को गुड फॉर हेल्थ कहता है? अभी तक हमने पढ़ा देखो कि लाइट पोल्यूशन से कई सारे हेल्थ हैजार्ड्स हैं, तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। बेनिफिशियल टू एनिमल एंड बर्ड्स, क्या लाइट पोल्यूशन बर्ड्स और एनिमल्स के लिए बेनिफिशियल है? नो। अनसुटेबल, अनसुटेबल फॉर वाइल्ड लाइफ और अ ह्यूमन हेल्थ हैजर्ड। अभी पढ़ा हमने, पूरा डिटेल में पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। जहां तक हमने पढ़ा उससे हमें मिल गया कि लाइट पोल्यूशन जो है उसको ह्यूमन हेल्थ हैजर्ड के रूप में देखा गया है, जिनसे कैंसर और डिप्रेशन जैसे एलिमेंट्स, जैसे बीमारियां जो है वो फैल रही है। तो यहां पर करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन 4। नेक्स्ट देखिएगा, लाइट पोल्यूशन इज अ हेल्थ हैजर्ड फॉर। लाइट पोल्यूशन हेल्थ हैजर्ड किसके लिए है? क्या बर्ड्स? नॉट ह्यूमन बींग्स, नहीं, ह्यूमन बींग्स के लिए है, बिल्कुल ऑप्शन ए नहीं हो सकता। एनिमल्स एंड नॉट बर्ड्स, ये भी नहीं हो सकता। फॉर ह्यूमन बींग्स एंड नॉट एनिमल्स, नहीं। लाइट पोल्यूशन हेल्थ जो है ह्यूमंस, एनिमल्स और बर्ड्स सभी के लिए खतरा है, तो ऑप्शन 4 जो है वो यहां पर करेक्ट आंसर रहने वाला है। लाइट पोल्यूशन से ह्यूमन बींग के लिए, एनिमल्स के लिए और बर्ड्स, तीनों को खूब सारे खतरे हैं। नेक्स्ट है, विच सोर्स ऑफ लाइट कंफ्यूजेस द माइग्रेटरी बर्ड्स। इस तरह की जो लाइट होती है, जो माइग्रेटरी, माइग्रेटरी का मतलब जो दूसरे देश से उड़कर जो हमारे सिटीज में हमारे कंट्री में आती है, माइग्रेटरी जो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते रहते हैं, इनको माइग्रेटरी बर्ड्स कहते हैं। तो उनको कंफ्यूज कौन सी लाइट करती है? अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें इस तरह का कोई रेफरेंस था नहीं, माइग्रेटरी बर्ड का कोई रेफरेंस नहीं था।
तो हम एक बार यहां तक जो पहले पढ़ा था उसके आगे से ही पढ़ना हम लोग स्टार्ट करेंगे। हमें टाइम वेस्ट नहीं करना होता है। फॉर मेनी वाइल्ड लाइफ स्पीसीज लाइट पोल्यूशन सीम्स टू बी अ सीरियस एनवायरमेंटल थ्रेट। लाइट फ्रॉम ऑफिस टावर्स कंफ्यूजेस माइग्रेटरी बर्ड। यहां देखो आ रखा है, ऑफिस टावर से, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स से जो लाइट्स आ रही होती है वो उससे माइग्रेटरी बर्ड्स कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहां पर आया हुआ है ऑफिस टावर। यहाँ पर ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है। तो देखो कितने तरीके से हमने इनको सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पर जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि लिटरेचर वाले पार्ट से, लिटरेचर के सेगमेंट से यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछे हुए हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, who among the following said I write plays with the deliberate purpose to convert the nation to my opinion? देखो अगर आप इस तरह के अगर लिटरेचर में आपका इंटरेस्ट है, लिटरेचर में अगर आपका इंटरेस्ट है तो इस तरह के कोई कोटेशन अगर आपने नहीं भी पढ़ा होगा तो भी आप लोग कहीं ना कहीं आंसर स्पेकुलेट कर सकते हैं। यहां पर यह कहा गया है कि भाई एक राइटर है जो कहता है कि आई राइट प्लेज डेलिबरेट पर्पस टू कन्वर्ट। वो चाहता है कि मैं चाहता हूं कि मेरा जो राइटिंग प्लेज जो है वो लिखने का ऑब्जेक्टिव कोई एंटरटेन करना नहीं है लोगों को। मैं चाहता हूं कि लोग मेरे ओपिनियन से सहमत हो और मैं जिस तरह के ओपिनियन वाला कंट्री चाहता हूं वैसे ही ओपिनियन वाला देश मेरा बन जाए। लोगों को कन्वर्ट करना चाहता हूं मैं अपने ओपिनियन के अकॉर्डिंग। विलियम शेक्सपियर और विलियम जो जॉन वेबस्टर है वो तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये दोनों जो इस तरह के जो आपके पुराने जो राइटर्स हैं, जो एलिजाबेथन एज से रेनेसेंस एरा के जो राइटर्स हैं, उस टाइम के राइटर्स में ऐसे नेशन वाली ये बात नहीं की जाती थी। ठीक है। और जीबी शो के बारे में अगर आपको पता हो तो जीबी शो एक ऐसा नॉवलिस्ट रहा है जिसका पॉलिटिकल इंटरेस्ट काफी रहा है। जीबी शो के आपने खूब सारे प्लेज आपने अगर हो सकता है आपने पढ़े होंगे या जानते होंगे, जैसे आर्म्स इन द मैन। ठीक है। और भी कई प्लेज है, जितने भी जो प्लेज है वो कहाँ वहां पर कहीं ना कहीं एन एप्पल कार्ट, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स का रेफरेंस जरूर है। तो यहाँ पर इस सेंटेंस के थ्रू हमें कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स का रेफरेंस मिल रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर जीबी शो ही है। जीबी शो ही कहते हैं कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ राइटिंग प्लेज इज नॉट टू एंटरटेन माई नॉट टू एंटरटेन बट टू कन्वर्ट द नेशन टू माई ओपिनियन। मैं चाहता हूं कि लोग मेरे ओपिनियन के अकॉर्डिंग बन जाए। तो जीबी शो का ऐसा कहना है। फिर ऑफ whom did Stopford Brooke say all that he did excellently might be bound up in 20 pages? एक भाई साहब है स्टॉपफोर्ड ब्रूक, जो किसी व्यक्ति के बारे में कहता है कि उन्होंने जितना कुछ भी काम किया लिखा है वो सिर्फ 20 पेजेस में बाउंड किया जा सकता है। इट मींस उनका जो कंटेंट है वो बहुत ही कम है, बहुत ही कम उनका वर्क है, छोटा सा वर्क रहा है। बट इट शुड बी बाउंड इन प्योर गोल्ड। लेकिन जितना भी थोड़ा सा उन्होंने लिखा है वो पूरा खरा सोना है, 24 कैरेट सोना है। मतलब क्वालिटी लिखा है उन्होंने, क्वालिटी प्रोड्यूस की है, नॉट क्वांटिटी। ऐसा किसके बारे में स्टॉफोर्ड ब्रुक ने कहा है? वर्ड्सवर्थ के बारे में, एस.टी. कॉलरिज के बारे में, रॉबर्ट सदी के बारे में, या स्पेंसर के बारे में? देखो वर्ड्सवर्थ तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज क्योंकि वर्ड्सवर्थ ने खूब सारा वर्क जो है, खूब सारे पोएम्स लिखी है। तो वर्ड्सवर्थ की जो पोएट्री या उसके वर्क है उसको आप 20 पेजेस में बाउंड नहीं कर सकते। यहां पर इसका करेक्ट आंसर एस.टी. कॉलरिज रहने वाला है, सैमुअल टेलर कॉलरिज। सैमुअल टेलर कॉलरिज की अगर हम बात करें तो देखो आपको जैसे लिरिकल बैलेट्स के बारे में भी पता होगा कि लिरिकल बैलेट्स के अंदर जो पोइम्स वगैरह लिखी थी तो उसके अंदर जो मेन जो कंट्रीब्यूशन था वो वर्ड्सवर्थ का रहा था। थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन जो है वो एस.टी. कॉलरिज का भी रहा था। लेकिन कॉलरिज की जो पोएम्स है, दो तीन जो पोएम्स उन्होंने जो लिखी, चार पोएम जो लिखी, जो भी थोड़ी बहुत उन्होंने पोएम्स लिखी, वो वर्ड्सवर्थ की बाकी पोएम्स से काफी हैवी रही थी, वो बहुत पॉपुलर रही थी। तो वर्ड्सवर्थ की कंपैरिजन में एस.टी. कॉलरिज जो कॉलरिज एस.टी. कॉलरिज की जो पोएट्रिक कलेक्शन, पोएट्रिक वर्क जो है वो काफी कम पेजेस में होने के बाद भी काफी इंपॉर्टेंट रोल जो है वो लिटरेचर के फील्ड में रखता है। तो ये इसी चीज को सोचकर स्टॉपफोर्ड ब्रुक ने एस.टी. कॉलरिज के बारे में कहा कि हालांकि 20 पेजेस में उनके वर्क को बाउंड किया जा सकता है, हालांकि एक हाइपरबोलिक स्टेटमेंट है, 20 पेज में बाउंड नहीं कर सकते,
ऐसा ही स्टेटमेंट लिखा है, लेकिन कहा गया है ये प्योर सोना है। तो यहां पर करेक्ट आंसर रहेगा एसपी कॉलरिज। नेक्स्ट आया है, इन विच ऑफ द पोएम डिड कॉलरिज राइट द फॉलोइंग लाइन, ओ लेडी वी रिसीव बट व्हाट वी गिव एंड इन आवर लाइफ अलोन डज नेचर लिव। आपके सिलेबस में जो जो राइटर्स और उनके पोएटिक वर्क्स दिए हुए हैं उनसे आपको ये चीज पता होनी चाहिए। वो अगर पोइम आपने पढ़ रखी है तो इसका करेक्ट आंसर आप बता सकते हैं। फैक्चुअल क्वेश्चन के अंदर आप लोग स्पेकुलेट नहीं कर सकते, अगर वो वर्क पढ़ा हुआ है तो आप आराम से बता सकते हैं। ये जो लाइन है वो कॉलरिज के डिजेक्शन एंड ओड से ली हुई है। डिजेक्शन एंड ओड का ये एक कोट है जो एस.टी. कॉलरिज की लिखी हुई एक पोएम है। और ओड जिसके बारे में हम आगे वाली क्लासेस के अंदर काफी डिटेल में पढ़ने वाले हैं, एक टाइप ऑफ पोएट्री का टाइप है जिसको काफी डिटेल में हम लोग इन फ्यूचर पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट है, द ग्रे आइड मॉर्न स्माइल्स ऑन द फ्रॉनिंग नाइट, कैक रिंग द ईस्टर्न क्लाउड्स विद स्ट्रीक्स ऑफ लाइट एंड फ्लेक्ट डार्कनेस लाइक अ ड्रंकर्ड रेस। अब यह कहा गया कि ये लाइन जो है द स्पीकर डिस्क्राइब्स, इसमें स्पीकर क्या डिस्क्राइब करता है? जो नॉवेल्स जो प्ले सिलेबस में दिए हुए हैं इनका क्रिटिकल स्टडी करने के बाद हमें ये चीजें पढ़ने को मिलती है कि इसके अंदर जैसे रोमियो एंड जूलियट, विलियम शेक्सपियर का एक प्ले है रोमियो एंड जूलियट। इसके अंदर एक कैरेक्टर है लॉरेंस नाम से एक कैरेक्टर है। वो लॉरेंस नाम का कैरेक्टर अर्ली मॉर्निंग टाइम को सॉरी द डॉन ऑफ ए न्यू डे, द डॉन ऑफ ए न्यू डे, अर्ली मॉर्निंग का जो टाइम है उसको डिस्क्राइब करते हुए ये कहता है द ग्रे आइड मॉर्न स्माइल्स ऑन द फ्रॉनिंग नाइट। तो देखो अगर आप थोड़ा सा भी इसको देखें तो ग्रे आइड मॉर्न स्माइल्स ऑन द फ्रॉनिंग नाइट, तो सिंपल सी बात है, फ्रॉन का मतलब होता है जो गुस्सा, गुस्से में नाइट है, उसके बाद आने वाली सिचुएशन को यहां पर डिफाइन किया गया है। तो नाइट के बाद क्या आता है? डॉन, यानी अर्ली मॉर्निंग का टाइम। तो क्या सेटिंग सन है? बिल्कुल नहीं। होम कमिंग ऑफ ए ड्रंकर्ड नहीं, द डॉन ऑफ ए न्यू डे। यहां पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट है, इन ड्रामा एन असाइड इज एड्रेस्ड। ड्रामा में असाइड क्या होता है? देखो ड्रामा एक ऐसी ड्रामा में कई सारी डिवाइसेस होती है जिसके थ्रू अपने ओपिनियन को, जो एक्टर्स होते हैं, जो रोल प्ले करते हैं स्टेज के ऊपर, वो अपने मन के एक्सप्रेशंस को, मन के ओपिनियन को ऑडियंस तक कैसे पहुंचाए, इसके लिए ड्रामा में कई सारी डिवाइसेस ऐसी होती है। उसमें से एक डिवाइस है असाइड। असाइड में जो और जो दूसरे कैरेक्टर्स स्टेज पे अवेलेबल होते हैं, लेकिन ड्रामेटिस्ट जो एक्टर होता है, वन ऑफ द एक्टर्स, वो साइड में जाकर वो एक छोटा सा कोई कमेंट पास करता है और इस इंटेंशन के साथ कि स्टेज पर दूसरे उपस्थित जो एक्टर्स हैं उनको वो चीज नहीं सुनाई दी है, लेकिन ऑडियंस को वो सुनाना चाह रहा है। To an audience by an actor, the words so spoken are not meant to be heard by other actors on the stage. कि जो असाइड होता है वो ऑडियंस को सुनाया जाता है, ठीक है, किसी एक एक्टर के द्वारा, और इस इंटेंशन के साथ में कि जो बाकी जो एक्टर्स है स्टेज के ऊपर उन्होंने उसको नहीं सुना। तो जैसे बिना ऑप्शन को देखे मैंने एक्सप्लेन किया था उसके अकॉर्डिंग मुझे ऑप्शन नंबर 1 सही लग रहा है, लेकिन आगे देखते हैं। तो अदर एक्टर्स नहीं, असाइड में दूसरे एक्टर से बात नहीं की जाती। बाय द प्ले राइट टू द ऑडियंस, नहीं, प्ले राइट भी नहीं करता, प्ले राइट नहीं, प्ले राइट तो लिखता है। वो जो एक्टर्स वहां पर जो रोल प्ले कर रहे हैं उनके बारे में यहाँ पर बात की गई है। और बाय द प्रोटैगनिस्ट तो हिज और हर एंटेगनिस्ट, प्रोटैगनिस्ट होता है जो हीरो होता है, लीड रोल प्ले करता है, एंटेगनिस्ट जो विलन होता है नहीं। इसका आंसर जो है वो ए होने वाला है। साइड में ऑडियंस से बात की जाती है और इस इंटेंशन के साथ में कि जो बाकी जो स्टेज पर अवेलेबल एक्टर्स है वो उसकी बात नहीं सुन रहे, वो अपने विचारों को ऑडियंस तक एक्सप्रेस करना चाह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिजी ऑन द डेथ ऑफ अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन की डेथ के ऊपर एक एलिजी लिखी गई है, तो इनमें से कौन सी एलिजी है? फर्स्ट लेट मी डिस्कस एलिजी होती क्या है। एलिजी एक मॉर्निंग सॉन्ग होता है, एक सॉन्ग ऑफ लेमेंटेशन होता है,
जो किसी नियर और डियर वन की डेथ पर लिखी जाती है। अब्राहम लिंकन की डेथ के ऊपर एक आपको पता है अमेरिकन प्रेसिडेंट है अब्राहम लिंकन। ओ कैप्टन एंड माई कैप्टन वॉल्ट विटमैन। वॉल्ट विटमैन एक अमेरिकन पोइट थे जिन्होंने अब्राहम लिंकन की डेथ को मॉर्न करने के लिए उनकी डेथ के ऊपर एक शोक गीत जो लिखा, ओ कैप्टन माई कैप्टन। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन ए होने वाला है, ओ कैप्टन माई कैप्टन। आई हियर द अमेरिकन सिंगिंग, ये भी वॉल्ट विटमन का ही लिखा हुआ है, ठीक है, ये भी वॉल्ट विटमन का ही लिखा हुआ है। बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, ये एमिली डिकिंसन का लिखा हुआ है, एमिली डिकिंसन। एमिली डिकिंसन एक फेमस राइटर रहे हैं। और स्टॉपिंग बाय वुड्स रॉबर्ट फ्रॉस्ट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो यहां पर इसका करेक्ट आंसर तो ए हो चुका है। इन विच नॉवल डज द हीरो सिंग द रिफ्रेन, दिस इज द मशीन एज सन्स, दिस इज द मशीन एज। रिफ्रेन क्या होता है? रिफ्रेन किसी भी पोइम के अंदर बार बार जो लाइन रिपीट होती है उसको रिफ्रेन कहा जाता है, रेपिटेशन ऑफ अ लाइन, रिपीटेशन ऑफ लाइन्स। तो यहां पर क्या कहा गया, वी आर द मैन हु विल मास्टर इट। इसमें जो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हो रहा था, ठीक है, उस इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में, इस इंडस्ट्रियलाइजेशन से समाज के ऊपर क्या इंपैक्ट आ रहे थे उसको बताते हुए यहां पर ये लाइन जो है वो लिखी गई है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा द सॉर्ड एंड सीक्वल, द सॉर्ड एंड सीक्वल। अब ये लिखा किसने? एक बहुत ही फेमस राइटर भवानी भट्टाचार्य। भवानी भट्टाचार्य का लिखा हुआ है जिसके अंदर उन्होंने सॉर्ड एंड सिकल में ये लाइन लिखी गई है जिसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन को यहां पर डिस्क्राइब किया गया है। वेयर इज आर के नारायण इमेजरी टाउन, इमेजिनरी टाउन मालगुड़ी लोकेटेड? आप लोग जानते हैं बचपन में भी आपने मालगुड़ी डेज जैसे टीवी सीरियल्स आपने देखे होंगे। आर के नारायण वॉज द फर्स्ट इंडियन नॉवलिस्ट जिसकी बुक इंग्लिश में फॉरेन में पब्लिश हुई थी एंड ही वॉज द फर्स्ट टू गेट द साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर लिटरेचर। लिटरेचर के लिए जो साहित्य अकेडमी अवार्ड मिलता है तो पहला इंडियन जिसको इंग्लिश लैंग्वेज के लिए भारत नोबेल प्राइज, सॉरी इंग्लिश लैंग्वेज के लिए जो साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था वो था आर के नारायण, जिसके कई सारे नॉवेल्स फेमस हैं और राजस्थान और पूरे इंडिया के जो यूनिवर्सिटीज के सिलेबस में, इंग्लिश लिटरेचर के सिलेबस में इनके नॉवेल्स जरूर होते हैं। तो आर के नारायण की जब बात होती है तो मालगुड़ी की भी बात होती है क्योंकि इनके जो मोस्ट ऑफ द नॉवेल्स हैं उनका जो लोकाल है, उनके नॉवेल्स के जो जो सीन्स है वो मालगुड़ी में ही सेट होते हैं। मालगुड़ी एक इमेजिनरी टाउन है जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन कई सारे नॉवेल्स जो है उनका सेटअप जो है वो मालगुड़ी में ही रहा है। तो ये इमेजिनरी मालगुड़ी जो लोकेट उन्होंने किया वो कहाँ लोकेटेड है? वो है मैसूर स्टेट में। मैसूर स्टेट के किसी टाउन को उन्होंने मालगुड़ी नाम देकर उसको इमेजिनेशन करके उन्होंने अपने पॉइंट अपने नॉवेल्स में डिपिक्ट किया था। तो आपसे अगर पूछा जाए तो ये पता होना चाहिए कि मालगुड़ी जो है वो मैसूर स्टेट में लोकेटेड है, हालांकि मालगुड़ी इमेजिनरी है। The phrase dark satanic meals has become the most descriptive of the force at the center of the industrial revolution. The phrase was used by, देखो डार्क सैटेनिक मील्स ये जो फ्रेज है ये फ्रेज विलियम ब्लैक ने की गई थी क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन विलियम ब्लैक जो है विलियम ब्लैक ने हमेशा, जैसे एक इसकी पोइम है लंदन जिसके अंदर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो बढ़ रहा था उसको इन्होंने काफी इसके लिए इन्होंने नेगेटिव जो अपना व्यूज है वो एक्सप्रेस किया। तो जब भी इस तरह की चीजें आती है डार्क सैटेनिक मील्स और इसका रेफरेंस आ रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन को जब पोज करने की बात आ रही हो तो उसमें विलियम ब्लैक का भी रेफरेंस लिया जा सकता है। तो विलियम ब्लैक इसका करेक्ट आंसर रहेगा। और ये लाइन जो है वो तो पढ़ने से हमें पता चलेगी कि डार्क सैटेनिक मील्स ये जो फ्रेज है वो फ्रेज विलियम ब्लैक ने यूज की थी, ठीक है। देखो जब टॉमस कार्लाइल की बात आती है तो टॉमस कार्लाइल जो है वो पोइटिक अपने टॉमस कार्लाइल जो पॉलिटिक्स के बारे में बात करते थे, विलियम वर्ड्सवर्थ नेचर के बारे में बात करते थे।
विलियम ब्लैक जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में बात करते थे। उसके बाद आता है फीस्ट इज ए कैरेक्टर। फीस्ट एक कैरेक्टर है, विलियम शेक्सपियर का एक प्ले है ट्वेल्थ नाइट। उस ट्वेल्थ नाइट के प्ले के अंदर फीस्ट नाम से एक क्लाउन दिया हुआ है। क्लाउन क्या होता है? एक ऐसा कैरेक्टर जिसकी हरकतें काफी फनी होती है, लेकिन वो काफी विटी होता है और अपने विटी डायलॉग्स के थ्रू वो कई सारी चीजें जो है अपने मन की बातें एक्सप्रेस करता है। तो क्लाउन जो है वो यहाँ पर ट्वेल्थ नाइट इस प्ले के अंदर, विलियम शेक्सपियर के इस प्ले के अंदर फीस्ट नाम का क्लाउन मिला हुआ है। द स्कारलेट लेटर्स इज रिटन बाय, स्कारलेट लेटर जो है वो लिखा हुआ है नथानियल हाउथॉर्न। देखो फैक्चुअल क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट जो राइटर्स, जो पोएट, जो नॉवेलिस्ट दिए हुए हैं उनके वर्क्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो स्कारलेट लेटर जो है वो नथानियल हाउथॉर्न का लिखा हुआ है। एंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कलेक्शन ऑफ अनीता देसाईज शॉर्ट स्टोरीज, वॉइसेस इन द सिटी, गेम्स एट ट्विलाइट, विलेजेस बाय द सी और क्राई द पीकॉक। देखो ये चारों ही वैसे अनीता देसाई का है, ये चारों ही अगर हम बात करें तो अनीता देसाई का ही लिखा हुआ है, लेकिन इनमें से यहाँ पर पूछा हुआ है कि अनीता देसाई का पोइट जो शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन कौन सा है। बाकी तो नॉवेल्स हैं तीनों, शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन के बारे में पूछा हुआ है। एंड विलेजेस बाय द सी, क्राई द पीकॉक और वॉइसेस इन द सिटी, ये तो नॉवेल्स है। गेम्स एंड एट ट्विलाइट, दिस इज द कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, दिस इज द कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज। नेक्स्ट दिया हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स ऑफ कॉलरिज इज अ बैलेड। बैलेड क्या होती है सबसे पहले ये देख लेते हैं। बैलेड इज ए काइंड ऑफ पोएम which tells a story. बैलेड इज अ काइंड ऑफ अ पोएम विच टेल्स अ स्टोरी, यानी ऐसा भी हम कह सकते हैं कि स्टोरी जो पोएटिक फॉर्म में लिखी हुई दैट इज कॉल्ड बैलेड। तो इसमें पूछा है कि इनमें से कौन सी बैलेड है, तो राइम ऑफ द एंसेंट मैरिनर्स, ये विलियम जॉन सॉरी एस टी कॉलरिज की लिखी हुई है जो बैलेड है। फिर आया हुआ इफ डैश कम्स कैन बी फार बिहाइंड। देखो इफ विंटर कम्स, इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, पीवी शैली। इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, अगर विंटर आता है तो ऐसा थोड़ी है कि स्प्रिंग बाद में चला जाएगा। जीवन में दुख आते हैं तो इसका मीनिंग ये थोड़ी है सुख नहीं आएंगे, कभी खुशी कभी गम चलता रहता है। तो ये पूरी कंप्लीट लाइन क्या है, इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, ऑप्शन 2। Which of the following is GB Shaw's first play to be staged? Widower's House, Man and Superman, Mrs. Warren's Profession and Mother in the Cathedral। ये जो विडोअर्स हाउस है, जो विलियम जीबी शॉ, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का एक जो क्या कह सकते हैं, जो एक प्ले है जो पहली बार सबसे पहले जो है वो स्टेज किया गया था, और जो स्टेज किया गया था वो 1892 में स्टेज किया गया था। बाकी तो इससे देखो और भी आपको पता चल गया कि ये चारों प्ले विलियम जीबी शॉ के हैं, और इन चारों प्लेज में से विडोअर्स हाउस जो 1892 में पहली बार स्टेज किया गया था। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एपिक, एपिक महाकाव्य। तो यहाँ पर वर्ड्सवर्थ की डैफोडिल एक लिरिकल पोएम है, मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट ये महाकाव्य है, कॉलरिज का कुबला खान आपको पता है ये बैलेड है, कीट्स के हाइपेरियन एक ओड है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट। कमेंट बॉक्स में आपको एक इसका आंसर भी बताना है कि मिल्टन का जो पैराडाइज लॉस्ट है कब पब्लिश हुआ एंड इसमें कितने वॉल्यूम्स है, कितने वॉल्यूम्स में मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट हैज बीन रिटन। और लास्ट क्वेश्चन है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। बहुत फेमस लाइन है, हम लोगों ने सुनी है। जो स्कूल्स में एनसीईआरटी की बुक्स में आपको एक पोएम भी दे रखी है क्लास 12 में, जिसमें इस टाइटल के नाम से एक पोएम भी है, तो अक्सर बच्चों को लगता है कि यही इस पोएम का टाइटल है, लेकिन ये विलियम जॉन कीट्स की एक बहुत लेंथी पोएम है, उसका एक छोटा सा पार्ट है जो आपके स्कूल के सिलेबस में दी गई थी। और ये जो विलियम शेक्सपियर की जॉन कीट्स उसकी एक पोएम जो है एंडीमैन, एंडीमैन पोएम का पार्ट है। तो ये लाइन एंडीमैन से ली गई है। तो ये 25 क्वेश्चन थे, इनसे हमने काफी कुछ सीखा। नेक्स्ट जो पार्ट रहेगा उसमें नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस और हम लोग डिस्कस करेंगे।
आने वाले जो डेज है उसमें हम बहुत कुछ हमारे लिटरेचर को लेकर, चाहे वोकैबुलरी को लेकर, चाहे ग्रामर वाले पार्ट को लेकर, चाहे कॉम्प्रिहेंशन वाले पार्ट को लेकर बहुत कुछ आप लोगों के लिए अवेलेबल रहने वाला है। तो अपने कमेंट्स, अपने फीडबैक्स, अपने रिव्यूज, अपने सजेशंस आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में दे, सो दैट आपके लिए बेहतर से बेहतर चीजें जो है वो की जा सके। मिलते हैं, जय हिंद, सी यू।